डियर लर्नर, मैं सुल्तान। स्वागत है आपका आज के इस स्पेशल एजुकेशन क्वेश्चन बैंक यानी कि विशेष शिक्षा प्रश्न बैंक के MCQ सीरीज 13 यानी कि 13 में, जिसमें बहुत ही यूनिक क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। इस वीडियो से पहले MCQ सीरीज जो स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड है वह है 1 to 12 तक यानी कि 12 वीडियोज बनाए जा चुके हैं MCQ सीरीज के। आप उन्हें भी देखिए। उन सभी वीडियोज का लिंक इस MCQ सीरीज 13 के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप ज़रूर देखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण और यूनिक प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और आज इस सीरीज यानी कि इस MCQ सीरीज 13 में जो क्वेश्चंस हैं वो आपके DSSB एंड सीटेट से लिए गए हैं, उनके क्वेश्चन पेपर से, तो आप ज़रूर देखिए। और कोई भी एग्जाम हो, और नॉट ओनली वन DSSB और रीट, सीटेट, KBS, NBS, व्हाटएवर, इसके अलावा भी जो विभिन्न प्रकार के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, चाहे वो B.Ed हो, M.Ed हो, D.Ed हो, कोई भी हो, स्पेशल एजुकेशन में हो या जनरल एजुकेशन में, अगर एक पेपर होता है उससे संबंधित कोई जानकारी है प्रश्न की, तो भी वो इसमें सारे प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। बस आप वीडियो को अंत तक देखिए, आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे। वाकई आप जब क्वेश्चंस को देखेंगे तो आप जानेंगे कि ऐसे ही प्रश्न आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि आपके बहुत सारे डिमांड्स थे कि सर क्वेश्चंस की बढ़ोतरी की जाए, जो कि अभी तक सीरीज में सिर्फ 10 क्वेश्चन ही आते थे, लेकिन आज आपको क्वेश्चंस अधिक देखने को मिलेगा, तो आप खुद ही देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को अंत तक देखिए। ये MCQ सीरीज 13 यानी कि 13, जिसका पहला सवाल है ये आपके सामने। लेकिन इस सवाल से पहले, बढ़ने से पहले, यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, एंड चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाली न्यू वीडियो को नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो का आप लाभ उठाते रहें, ताकि विभिन्न प्रकार के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएँ और आप सॉल्व कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके सामने है कि UNCRPD में कितने अध्याय हैं, यानी कि जो UNCRPD, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, ये जो अधिनियम है उसके अंतर्गत कितने अध्याय शामिल हैं, चैप्टर्स हम देखते हैं। अगर आर्टिकल्स आते हैं तो भी वही होंगे कि कितने आर्टिकल्स शामिल हैं, तो ये भी चीज़ें हैं। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन A 40, ऑप्शन B 50 यानी कि 50, ऑप्शन C 60 यानी कि 60, एंड ऑप्शन D 70 यानी कि 70। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन B यानी कि 50। UNCRPD में कितने अध्याय हैं, तो 50 अध्याय हैं, और ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके सामने है कि भारतीय पुनर्वास परिषद के किस अध्याय में 4 विकलांगताओं की व्याख्या है। भारतीय पुनर्वास परिषद के किस अध्याय में 4 विकलांगताओं की व्याख्या है। ऑप्शन A चैप्टर 2 यानी कि अध्याय 2 में, ऑप्शन B चैप्टर 3 यानी कि अध्याय 3 में, ऑप्शन C चैप्टर 5 यानी कि अध्याय 5 में, एंड ऑप्शन D चैप्टर 1 यानी कि अध्याय 1 में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन D चैप्टर 1 अध्याय में 4 प्रकार की जो विकलांगताएं हैं उनकी व्याख्या की गई है। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके सामने है कि निम्न में से अविभेदीकरण की विशेषता है। नॉन डिस्क्रिमिनेशन यानी कि विभेद नहीं जिसमें किया जाता है, उसकी विशेषता कौन सी है, ये देखिए। ऑप्शन A प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी यानी कि समान अवसर प्रदान करना, ऑप्शन B सोशल डिस्क्रिमिनेशन यानी कि सामाजिक भेदभाव करना, ऑप्शन C प्रोवाइडिंग एजुकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन एंड कलर यानी कि जाति, धर्म और रंग के आधार पर शिक्षा प्रदान करना, एंड ऑप्शन D केवल विकलांग बच्चों को शिक्षा प्रदान करना। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन A प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी यानी कि समान अवसर प्रदान करता है, क्योंकि हमारा सवाल है कि अविभेदीकरण की व्यवस्था यानी कि भेदभाव नहीं करता। तो जो ऑप्शन A है वो समान अवसर यानी कि कोई भेदभाव नहीं करता। जहां पर इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है तो वहां पर भेदभाव का कोई सवाल ही नहीं उठता।
इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आनुवंशिक विकार नहीं है, जो जेनेटिक डिसऑर्डर होता है इनमें से कौन सा नहीं है, ये आपको देखना है। बाकी 3 ऐसे ऑप्शंस होंगे जो जेनेटिक डिसऑर्डर होंगे। चलिए देखते हैं। ये आपका DSSB में भी पिछले जितने भी सवाल हैं वो आ चुके हैं और ये भी आ चुका है। ऑप्शन ए मेनिंजाइटिस यानी कि मस्तिष्क ज्वर, ऑप्शन बी सिस्टिक फिब्रोसिस यानी कि सिस्टिक फाइब्रोसिस, ऑप्शन सी डाउन सिंड्रोम एंड ऑप्शन डी ऑन्किलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिसर यानी कि ये जो लास्ट में जो इसकी हिंदी लिखी है स्पॉन्डाइलिटिस है, तो यहाँ पर लाइटिसर लिख गया है, तो इसको आप स्पॉन्डाइलिटिस पढ़िएगा। तो ये जो 4 ऑप्शंस हैं, इन ऑप्शंस में जो हमारा सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, यानी कि मेनिंजाइटिस जो मस्तिष्क ज्वर है वो हमारा एक आनुवंशिक विकार नहीं है, क्योंकि बाद में भी मस्तिष्क ज्वर हो सकता है। लेकिन ये जितने भी बाकी 3 हैं बी सी डी, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है और ये आपके DSSB में आ चुका है सवाल, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो आपके सामने है और ये भी सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी आ चुका है। वीडियो यदि आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिए। इस प्रकार के डिसलेक्सिया से पीड़ित बच्चे एक एक अक्षर का उच्चारण सही से कर पाते हैं, वो किस प्रकार है ये हम देखते हैं, परंतु समूह में अक्षरों के पैटर्न को पहचानने में समस्या होती है। यानी कि ऐसा कौन सा प्रकार है डिसलेक्सिया का जो इससे अगर पीड़ित बच्चे हैं तो किसी भी एक एक अक्षर का तो उच्चारण सही से कर पाते हैं, एक एक अक्षर का, परंतु अगर कोई एक साथ कई सारे समूह में अक्षर दे दिया जाए तो उसके पैटर्न को पहचानने में समस्या होती है। मान लीजिए 10 शब्द एक साथ दे दिया जाए तो वो समझ नहीं पाते कि कैसे बोलें, क्या बोलें, किस तरह बोलें। तो इसका जो ऑप्शंस देखते हैं हम, ऑप्शन ए प्रत्यक्ष डिसलेक्सिया यानी कि डायरेक्ट डिसलेक्सिया, ऑप्शन बी डाइसेडेटिक डिसलेक्सिया, ऑप्शन सी डाइसिडेसिया डिसलेक्सिया एंड ऑप्शन डी डिस्ग्राफिया के साथ डिसलेक्सिया यानी कि डिसलेक्सिया विद डिस्ग्राफिया। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी डाइसेडेटिक डिसलेक्सिया। क्वेश्चन नंबर 6 जो आपके सामने है कि एनोरेक्सिया नर्वोसा बच्चों में किस प्रकार का एक विकार है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये ध्यान रखिए कि जितने भी सवाल इसमें हैं वो सब आपके DSSB में आ चुके हैं, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन ए ईटिंग यानी कि खाना, ऑप्शन बी ऑटिज्म यानी कि स्वलीनता एंड ऑप्शन सी अफेक्टिव यानी कि भावात्मक एंड ऑप्शन डी एंजाइटी यानी कि उत्तेजना। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए ईटिंग यानी कि खाना। अब देखिए जो एनोरेक्सिया नर्वोसा होता है वो उसमें क्या होता है कि बच्चे खाने को लेकर के इनको चिंता रहती है, यानी कि वजन से रिलेटेड, इनका वजन अगर बढ़ रहा होता है तो ये खाना नहीं खाते, उस प्रकार की ये चिंता रखते हैं, तो इसीलिए ये ईटिंग डिसऑर्डर में आता है। यदि आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि एनोरेक्सिया नर्वोसा बच्चों में ईटिंग डिसऑर्डर, ईटिंग प्रकार का एक विकार है, इसके अंतर्गत आता है, तो इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 जो आपके सामने है कि श्रवण बाधित बच्चों की प्राकृतिक भाषा है, यानी कि जो नेचुरल लैंग्वेज होती है, जैसे हम लोग अच्छे से बोल लेते हैं तो हमारी जो अलग भाषा हो जाती है, तो श्रवण बाधित बच्चों की हम देखते हैं। ऑप्शन ए ओरल लैंग्वेज यानी कि मौखिक भाषा, ऑप्शन बी साइन लैंग्वेज यानी कि सांकेतिक भाषा, ऑप्शन सी ए एंड बी बोथ यानी कि आ और बा दोनों, एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जो श्रवण बाधित बच्चे होते हैं उनके लिए देखिए सही जवाब क्या है कि ऑप्शन बी साइन लैंग्वेज, क्योंकि बचपन से वो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, तो ओरल लैंग्वेज तो बिल्कुल नहीं हो सकती उनकी मौखिक जो नेचुरल लैंग्वेज है। नेचुरल लैंग्वेज उसे कहते हैं जो उसकी ऐसी भाषा जो उसे बेहतर तरीके से जिसमें वो सीख सके, जान सके,
तो जिसकी वो पहली भाषा होती है, जिसे वो समझ पाता है, उसे हम प्राकृतिक भाषा कहते हैं। नेचुरल लैंग्वेज वही है जिसे वो समझ सके, अदरवाइज फिर क्या मतलब भाषा का। लेकिन हम लोग क्या है कि हमने हमारे जो प्राकृतिक भाषा होगी वो मौखिक भाषा होगी। क्वेश्चन नंबर 8 जो आपके सामने है कि निम्न में से कौन सी अधिगम अक्षमता वाले बच्चों की विशेषता है। अब देखिए, जो लर्निंग डिसेबिलिटीज वाले बच्चे होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी है, ये ध्यान रखिए। ऑप्शन ए और बी दोनों एक साथ आ गया है। तो जो ऑप्शन ए है कि 50 से नीचे की जो बुद्धि लब्धि है वैसे बच्चे, या ऑप्शन बी अन्य बच्चों को धमकाना तथा आक्रामक व्यवहार करना, या तो ये एक विशेषता है, या ऑप्शन सी एक ही प्रकार की गत्यात्मक क्रिया को बार बार दोहराना, या ये एक विशेषता है, एंड ऑप्शन डी या धारा प्रवाह रूप से पढ़ने तथा शब्दों पर पलट जाने में कठिनाई होना, या ये एक समस्या है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, धारा प्रवाह रूप से पढ़ने तथा शब्दों पर पलट जाने में कठिनाई। यानी कि पढ़ने में आप जानते हैं कि जो अधिगम क्षमता है वो पढ़ने में, लिखने में और कैलकुलेशन करने में, ये सब में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो जो उसका उत्तर है वो है उत्तर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 9 जो आपके सामने है कि समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है। ध्यान दीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बार बार विभिन्न प्रकार के एग्जाम में पूछा जाता है अलग अलग तरीके से। तो क्वेश्चन नंबर 9 इसका ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए लैक ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग यानी कि क्षमता निर्माण का अभाव, ऑप्शन बी लैक ऑफ पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट यानी कि अभिभावकों की भागीदारी का न होना, एंड ऑप्शन सी सेग्रीगेशन यानी कि अलगाव, ऑप्शन डी सेंसिटाइजेशन यानी कि संवेदनशीलता। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी सेंसिटाइजेशन यानी कि संवेदनशीलता। बहुत ज़रूरी है क्योंकि सेंसिटाइजेशन का मतलब होता है एक प्रकार का उन्हें जागरूक करना, यूँ कहें तो उन्हें संवेदनशील बनाना, किसके प्रति, समावेशी के प्रति, समावेशन के प्रति, ताकि समझ सकें कि वह वास्तव में समावेशन है क्या, उसका नेचर क्या है, उसका स्वरूप क्या है, किस तरीके से समावेशन को हम समाज में लागू कर सकते हैं, और किस तरीके से जो अभिभावक होते हैं, जो हमारी नीतियाँ होती हैं, जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, उनकी क्या क्या भूमिकाएँ होती हैं। तो हमें विभिन्न प्रकार के तरीके से हम सेंसिटाइजेशन करते हैं, तब जाकर के हमारा जो समावेशन है वो सफल हो पाता है। क्वेश्चन नंबर 10 जो आपके सामने है कि DCHP का पूर्ण रूप है। ऑप्शन ए डेफ चाइल्ड हैंडीकैप्ड पेरेंट, ऑप्शन बी डेफ चाइल्ड हियरिंग पेरेंट, ऑप्शन सी डेफ चाइल्ड हियरिंग प्रॉब्लम, एंड ऑप्शन डी डेवलपमेंटल चाइल्ड हैंडीकैप्ड पेरेंट। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी डेफ चाइल्ड हियरिंग पेरेंट। क्वेश्चन नंबर 11 जो आपके सामने है कि भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम में कितनी अक्षमताएं शामिल हैं, जो डिसेबिलिटीज हैं वो कितनी हैं। ऑप्शन ए 4 डिसेबिलिटी यानी कि जो 4 अक्षमताएं, ऑप्शन बी 5, या ऑप्शन सी 6, या ऑप्शन डी 7। तो कितने प्रकार की जो अक्षमताएं हैं वो शामिल हैं। ये ऑप्शन ए 4 डिसेबिलिटीज। इससे पहले भी जो एक सवाल आ चुका है कि जो 4 प्रकार की डिसेबिलिटीज हैं वो कौन से अध्याय में उनका एक्सप्लेनेशन है, व्याख्या की गई है, तो वो अध्याय 1 में था और वो आपको पहले क्वेश्चन निकल गया है, आप अगर ध्यान देंगे तो इसका जो ऑप्शन ए सही है 4 डिसेबिलिटीज। क्वेश्चन नंबर 12 जो आपके सामने है कि NCF 2005 बल देता है किसमें। बाय रोट यानी कि रटने पर, जिसे हम रटांत पद्धति कहते हैं, ऑप्शन बी बाय प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी कि समस्या हल करने पर, या ऑप्शन सी लर्निंग बाय डूइंग करके सीखने पर, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव यानी कि उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी लर्निंग बाय डूइंग यानी कि करके सीखने पर जोर देते हैं, हमेशा उसके साथ ही नहीं लगे रहते हैं। एक शिक्षक की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है ये, क्योंकि हम चाहते हैं कि बच्चा स्वतंत्र बन सके, और स्वतंत्र बन करके जब स्वतंत्र बनेगा, जब खुद से कुछ करेगा, तब वह क्रिएटिविटी तभी कर सकता है। क्रिएटिविटी बच्चा तब नहीं कर सकता जब तक उसके साथ आप हमेशा लगे रहेंगे। क्रिएटिविटी वो खुद से ही कर सकता है, क्योंकि क्रिएटिविटी का मतलब वही होता है नयापन, इनोवेशन। और वो जब खुद से करेगा,
खुद से फेल होगा, खुद से एरर आएगा, उसमें फिर प्रयास करेगा, तो जब करके सीखेगा ना तो वो जो लर्निंग होती है वो हमेशा के लिए होती है। तो इसलिए करके सीखने पर जोर देना चाहिए, हमेशा स्पून फीडिंग सिस्टम नहीं लगाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13, प्रश्न 13 है जो आपके सामने है। वीडियो यदि आपको अच्छा लग रहा हो, अभी तक लाइक नहीं किए हो तो तुरंत लाइक कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, शिक्षा की दिशा कौन निर्धारित करता है, यानी कि जो डायरेक्शन है वो कौन निर्धारित करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए पेरेंट्स यानी कि अभिभावक, ऑप्शन बी स्टूडेंट्स यानी कि छात्र, या ऑप्शन सी करिकुलम यानी कि पाठ्यक्रम, या ऑप्शन डी टीचर यानी कि शिक्षक। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी करिकुलम यानी कि पाठ्यक्रम। तो ये आपको दिशा देता है, पाठ्यक्रम ही हमें बताता है कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, हमें क्या मिलेगा पढ़ने के बाद। जैसे अभी मान लीजिए कि आप DSSB की तैयारी कर रहे हैं, जब भी आपका कोई कुछ होता है तो आ जाता है कि आप किसी से कहते रहते हैं कि इसका सिलेबस नहीं मिला, हमें इसका पाठ्यक्रम नहीं मिला, क्योंकि आप उसके बिना क्या पढ़ेंगे, जो कि बहुत, इसीलिए पाठ्यक्रम को एक धुरी माना जाता है। शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच की पाठ्यक्रम एक धुरी होती है, और जब तक धुरी नहीं होगी तब तक शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति कभी पूर्ण नहीं हो सकती है। तो ये हमेशा आपको ध्यान रखना है कि शिक्षा की दिशा जो निर्धारित करता है वह पाठ्यक्रम होता है। फिर पाठ्यक्रम के आधार पर ही शिक्षक अपने अनुभव, विचार, अपने आदर्श, अपने विभिन्न प्रकार के कला कौशल शामिल करके विद्यार्थी को उसका विकास करता है, उसके व्यवहार में परिवर्तन लाता है। क्वेश्चन नंबर 14 जो आपके सामने है, तो DCDP, इसके पहले आपने पहले जो क्वेश्चन निकल गया उसमें देखे होंगे कि DCHP का फुल फॉर्म था, बट अभी जो है हमारा DCDP का फुल फॉर्म क्या है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फुल फॉर्म है जो आ जाता है और फिर हमें याद नहीं रहता। तो आप ध्यान से देखिए, ऑप्शन ए डेफ चाइल्ड डेफ पेरेंट्स, एंड ऑप्शन बी डेफ चाइल्ड डिसऑर्डर पेरेंट, एंड ऑप्शन सी डेफ चाइल्ड डम पेरेंट, एंड ऑप्शन डी डेवलपमेंटल चाइल्ड डेलिक्वेंट पेरेंट, यानी कि जो अपराधी टाइप के जो पेरेंट्स होते हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए डेफ चाइल्ड डेफ पेरेंट्स। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन ए सही है इसका। MCQ सीरीज का क्वेश्चन नंबर 15 यानी कि 15 सवाल कि अध्यापक को कक्षा में बहुभाषा को क्या समझना चाहिए, यानी कि कई भाषा वाले, हिंदी भाषी का बच्चा भी आ गया, अंग्रेजी भाषा का भी बच्चा आ गया, तेलुगु वाला भी पढ़ने आ गया, और तमिल वाला भी आ गया। तो अब शिक्षक क्या करेगा, डर जाएगा या उसको मतलब क्या समझेगा। तो चलिए देखते हैं अभी। ऑप्शन ए एक समस्या समझेगा उसको, ऑप्शन बी या एक उसको व्यवस्थागत जो मुद्दा होता है सिस्टमिक इशू समझेगा, या फिर एक बैरियर रुकावट समझेगा, या ऑप्शन डी एक ट्रेट एंड रिसोर्स समझे, क्या एक उसको एक गुण और साधन समझेगा, क्या समझेगा उसे। तो इसका जो सही जवाब है, और ये क्वेश्चन बार बार आ चुका है, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि ए ट्रेट एंड रिसोर्स, यानी कि एक गुण और साधन। आप सोचिए कि अगर विभिन्न प्रकार की भाषा वाले बच्चे आएंगे तो शिक्षक भी विभिन्न प्रकार की भाषा को सीख सकता है, और उसके क्लास में जो विद्यार्थी हैं वो आपस में जब पीयर ट्यूटरिंग करते हैं, आपस में जब विद्यार्थी सीखते हैं तो विभिन्न प्रकार की भाषाओं को सीख सकते हैं। तो एक से ज़्यादा वो क्या है, एक साधन के रूप में लेंगे, एक सीखने के तौर तरीके के रूप में लेंगे, तो शायद हम बहुत अच्छे तरीके से इसको समझ सकते हैं। तो शायद ये आपको समझ में आ गया होगा। आज 15 क्वेश्चन ही थे, 10 से 5 बढ़ा दिए, आप लोगों की डिमांड थी, लेकिन अभी तक 10 क्वेश्चन का ही सीरीज चल रहा था। तो आप लोगों का ये जो सहयोग है, आप लोगों का जो डिमांड है, ये हमेशा आपके लिए प्रस्तुत है। और आज का वीडियो यहीं तक। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, और कमेंट करके आप ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा। कमेंट ज़रूर करिए, आप बताइए कि किस तरीके के प्रश्न कैसे और क्या चाहते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले MCQ सीरीज 14 में। थैंक यू सो मच। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, एंड सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाले न्यू वीडियो को नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत मिल जाए, और वो तभी मिलेगा जब बेल आइकन को प्रेस करेंगे।
एंड अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए ताकि आने वाले विभिन्न प्रकार की वीडियो का लाभ उठा सके। थैंक यू सो मच।